Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। उम्मीद करता हूँ मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेनफॉल मेजरमेंट वाले टॉपिक से, है ना। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने रेनफॉल मेजरमेंट जो है वो कवर कर लिया है। इस सेशन पे जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ साफ सभी लोग जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनका आंसर देंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं भी देखी हैं तो भी आप यहाँ से बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी सीख पाओ, थोड़ा डिटेल वे में क्वेश्चंस को एनालाइज करने की और रिलेटेड जो डेटा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर प्रीवियस सेशन से कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, एक ही हमारा रूल है कि आप सभी को, जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं, सभी लोगों को जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, भले ही आप सही करो या गलत करो जरूरी नहीं है, पर अटेम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी हम उस पर्टिकुलर चीज को सीख पाते हैं और ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सभी आंसर करें, सही करते हैं या गलत करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए। हेलो, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इज अडॉप्टेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड एज द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। या इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी हम देख सकते हैं, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो इंडिया में कौन सा रेन गेज जो है वो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इज अडॉप्टेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड एट द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ठीक है, हम यहां पर बात करें आपके रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए आप गलत बता रहे हैं, सी सही हो सकता है। सिविल की आप बात कर रहे हैं, 2.2 में जो सिविल के टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो दो तरीके के आपके रेन गेजेस होते हैं। एक होते हैं आपके रिकॉर्डिंग टाइप और एक होते हैं आपके नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, राइट। एक होते हैं आपके रिकॉर्डिंग और एक होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं आपके रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के बारे में तो उसके अंदर भी तीन तरीके के रेन गेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके रिकॉर्डिंग के अंदर? जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं, और नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको दो बताए थे, और वो दो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। बताइए, रिकॉर्डिंग के एग्जांपल क्या क्या देखे थे हमने? ट्रिपिंग बकेट, देन वेइंग बकेट, उसके अलावा ये जो आपका नेचुरल साइफन होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? फ्लोट टाइप से जानते हैं, है ना। ये आपका नेचुरल साइफन, एंड देन इसी को हम फ्लोट के नाम से भी जानते हैं। ये तीन हमने देखे थे। और जब हम बात करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग की तो इसके कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो हो गया आपका साइमन, ठीक है, ये हो गया आपका साइमन। और दूसरा हम यूज करते हैं आपका स्टैंडर्ड गेज जो कि आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज है यहाँ पर कि ये जो साइमन है और ये जो साइफन है इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। साइमन इज डिफरेंट एंड साइफन इज डिफरेंट। साइमन और साइफन में क्या है डिफरेंस है, तो दोनों एक नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, जब हम नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के बारे में बात करते हैं ना तो ये सिर्फ आपको क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल बताता है। ठीक है, ये सिर्फ बताता है क्वांटिटी, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, पहला पॉइंट। जब हम बात करते हैं आपके रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस के बारे में तो ये आपको इंटेंसिटी ऑफ रेन बताता है कि पर्टिकुलर आवर में कितना रेनफॉल हुआ है।
है ना, ये आपको पूरे के पूरे एज अ क्यूमुलेटिव एक बार में जो भी रेनफॉल हुई है टोटल वो बताएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पर आवर के रिस्पेक्ट में, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रेनफॉल को देखना चाहते हो तो वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रिपिंग बकेट होता है ये आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को बताता है। ये जो आपका ट्रिपिंग बकेट होता है ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को बताता है। अगर हम बात करते हैं आपके वेइंग बकेट के बारे में तो ये आपको मास कर्व देता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मास कर्व क्या होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके नेचुरल साइफन के बारे में तो ये आपका जो होता है ये स्टैंडर्ड रेन गेज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपके साइमन के बारे में तो ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है। क्लियर है, रेन गेजेस के टाइप्स में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां पे आंसर क्या होगा हमारा? नेचुरल साइफन। हाँ, एनआरआई से याद रख सकते हो आप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोलॉजी में, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है तो ये नॉन रिकॉर्डिंग वाला आया हुआ है। ठीक है, अभी हम करेंगे वो भी। स्टैंडर्ड यूज होता है। नेचुरल साइफन हम यूज करते हैं, ये आपका रिकॉर्डिंग है, और जो आपका स्टैंडर्ड गेज है वो आपका नॉन रिकॉर्डिंग है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कंडीशंस पर। अगर बहुत प्रोन एरिया है तो हम वहां पर रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज यूज करते हैं। अगर एरिया ऐसा है कि जहां पर हम फ्रिक्वेंटली ट्रेवल कर सकते हैं वहां पर हम नॉन रिकॉर्डिंग टाइप यूज करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो आपका नेचुरल साइफन होता है, और नॉन रिकॉर्डिंग में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो आपका स्टैंडर्ड गेज होता है। क्लियर है? हाँ, 10% आपके क्या होने चाहिए? नॉन रिकॉर्डिंग। 10% आपके रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए, 90% आपके नॉन रिकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑरोग्राफिक रेन ऑकर्स व्हेन द एयर इज कूल्ड सफिशिएंटली एज अ रिजल्ट ऑफ। ऑरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है? लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टू लार्ज एयर मासेस, वायलेंट अपथ्रो ऑफ एयर अराइजिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड हीटिंग, या फिर आपका साइक्लोनिक कंडीशंस। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे बताइए टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी आपकी रेनफॉल होती है? कौन कौन सी रेनफॉल हमने पढ़ी थी? ऑरोग्राफिक, कन्वेंशनल, फ्रंटल और साइक्लोनिक, है ना। कन्वेक्शन, फ्रंटल, साइक्लोनिक और ऑरोग्राफिक। रीजन क्या होते हैं इनके? ठीक है ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, कन्वेक्शन किस वजह से होता है आपका? किस वजह से? फ्रंटल किस वजह से होता है? साइक्लोनिक किस वजह से होता है? और ऑरोग्राफिक किस वजह से होता है? कन्वेक्शन आपका टेम्परेचर डिफरेंस, फ्रंटल आपका हॉट और कोल्ड एयर का जब आपस में क्या होता है? कोलिजन होता है। ठीक है, हॉट और कोल्ड एयर का जो क्या होता है? कोलिजन होता है। अगर हम बात करें आपके साइक्लोनिक की तो प्रेशर डिफरेंस, और अगर हम बात करें आपके ऑरोग्राफिक की तो माउंटेन बैरियर। ठीक है, माउंटेन की वजह से। देखिए क्या होता है जब हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं, इस तरीके से आपका माउंटेन होता है, तो यहां पर जो रेनफॉल है ऊपर की तरफ, ये जो आपका स्लोप होता है माउंटेन का, तो इस तरीके से आपका जो इवेपोरेशन होता है वो जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, और एकदम से कई बार ऐसा होता है कि क्लाउड से आपकी जो
एयर है उसको ठंडा कर देते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। और कभी कभी आपके ये माउंटेन से टकरा भी जाते हैं और इस वजह से भी आपकी रेनफॉल हो जाती है। यहाँ पर लीवर्ड और विंडवर्ड साइड्स होते हैं, पर उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें से कोई से भी आपसे पूछे तो बन जाना चाहिए अब। ठीक है, चाहे आपसे फ्रंटल कन्वेक्शन, साइक्लोनिक या ओरोग्राफिक कोई भी आपसे पूछे तो बनना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपसे ओरोग्राफिक के बारे में पूछा है, तो लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर। देखिए पोल तो मैं क्रिएट कर दूंगा, पर प्रॉब्लम यह है कि पोल के आंसर्स ना मुझे दिखेंगे नहीं। ठीक है, और मुझे पोल क्रिएट करने के लिए स्क्रीन आपकी बार बार मिनिमाइज करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पोल अगर मुझे क्रिएट करना है तो वापस से मुझे आपका वो खोलना पड़ेगा और वहां से पोल क्रिएट होगा, तो स्क्रीन नहीं दिखेगी मुझे। ठीक है, तो वो और आपका टाइम वेस्ट होगा, तो अभी आप ऐसे ही कर लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हेरेडिटी इंडेक्स। ठीक है, ये भी काफी क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये हेरेडिटी इंडेक्स। ठीक है, जो भी है मैं आपको इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी यहाँ पर मिलेंगे जो आपको आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे, तो या तो आप क्या कर सकते हो, या तो चाहो तो नोट कर सकते हो या पीडीएफ में भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। ठीक है, ठीक है, ये होता है आपका पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, हेरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी। ये बेसिकली क्या बताता है आपका कि आपका पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी जो इवेपो ट्रांसपिरेशन हो सकता है, कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हो गया आपका पोटेंशियल। जैसे आप दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, वो आपका क्या हो गया? पोटेंशियल। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक्चुअल में आप कितना पढ़ रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे, वो हो गया आपका एक्चुअल, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो एक तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, जितना आप कर रहे हो, डिवाइडेड बाय जितना आपका मैक्सिमम है, तो यहां से आपको डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल मिल जाता है। ठीक है, यहां से हम क्या पता कर लेते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल। अगर ये जो वैल्यू है आपकी 0 से 25 आती है, या 26 से आपकी 50 आती है, या फिर ग्रेटर देन 50 आती है, तो इस हिसाब से हम बताते हैं। अगर आपका 0 से 25 आती है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड एरिड, 26 से 50 आती है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट एरिड, और अगर आपकी 50 से ज्यादा आती है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर, सीवियर एरिड। क्लियर है? तो ये बताता है कि बेसिकली में आपकी डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल क्या है ना, जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा? आपका सूखा होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, पीटी माइनस एटी अपॉन पीटी। ठीक है, तो आप पाप से याद रख सकते हो उसको, पी ए पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस द स्टैंडर्ड गेजेस whose collector have aperture of। तो जो बेसिकली हमारा गेजेस होता है, उसमें जहां से हम रेनफॉल कलेक्ट करते हैं, उसका अपर्चर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी हम आपके जो गेजेस यूज करते हैं, उनका जो अपर्चर होता है वो 100 से 200 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो रेन गेजेस का जो आपका अपर्चर होता है वो 100 से 200 होता है जनरली। ठीक है, 250 से 500 नहीं, 100 से 200। ठीक है, चलिए, हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सिविल इंजीनियरिंग फॉर। हाइड्रोलॉजी आपकी क्यों नेसेसरी है? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड कलवर्ट, फ्लड कंट्रोल वर्क्स, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपकी हाइड्रोलॉजी जो है, उससे हम आपके जो इरिगेशन स्ट्रक्चर है उनको डिजाइन करने के लिए हमें मदद मिलती है। बेसिकली क्या होता है हाइड्रोलॉजी में? जो भी आपके रेनफॉल का सर्कुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो वापस से उनका ऊपर जा रही है वो रेन, जो आपकी बरसात हो रही है, जमीन पे गिर रही है, किस तरीके से आगे जा रही है, उनका रन ऑफ हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसके बाद किस तरीके से इवेपोरेशन हो रहा है, और वापस ये कंप्लीट साइकिल है, ये हमारा हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि कहां पर आपका रेनफॉल कितनी हो रही है, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम हाइड्रोलॉजी की मदद से पता लगा सकते हैं। जो अलग अलग हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसमें ये आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए, इन इंडिया रेनफॉल साइकिल पीरियड इज कंसिडर्ड एज।
ठीक है, 35 भी आपका हो सकता है, और कभी कभी आपको 30 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, 30 और 35 दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड जो है आपका, चलिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईएमडी। ठीक है, ये जो हम रेनफॉल पढ़ रहे हैं ये बेसिक किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है ये भी हमें पता होना चाहिए। आईएमडी क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई बता सकता है क्या काम होता है इनका? क्या काम होता है इनका? अगर हम बात करते हैं आपके आईएमडी की तो क्या काम होता है इनका? ठीक है, रेनफॉल प्रिडिक्शन। ये इसको आप वेदर फोरकास्टिंग बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ, उसके अलावा बेसिकली जो आपका ऑब्जर्वेशन रिलेटेड काम होता है, और आपने सुना होगा एक सेस्मोलॉजी, यानी कि अर्थक्वेक रिलेटेड जो आपकी ऑब्जर्वेशन रहती है वो सारा आपका ये आईएमडी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इज। ठीक है, ये और भी आगे आपकी लिस्ट कंटिन्यू थी अलग अलग एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता और मुझे एक क्वेश्चन कोई सेलेक्ट करना होता हाइड्रोलॉजी से तो मैं यही क्वेश्चन सेलेक्ट करता। ठीक है, क्योंकि इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जामिनेशन में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर? साइमन गेज। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है? अगर हम बात करें आपके साइमन गेज के बारे में, जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? सबसे पहले एक तो नॉन रिकॉर्डिंग गेज होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा हमें क्यूमुलेटिव रेनफॉल के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा क्यूमुलेटिव रेनफॉल के बारे में बताता है, और जब भी हम इसको लगाते हैं कहीं पर, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो ओपन एरिया होना चाहिए, शुड बी इंस्टॉल्ड इन ओपन एरिया। हम इसको कॉन्क्रीट की फाउंडेशन में, है ना, इन ओपन एरिया ऑन कॉन्क्रीट फाउंडेशन, कॉन्क्रीट की जो फाउंडेशन होती है उसके ऊपर लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, बाकी मैंने और आपको बताया था जब भी हम रेन गेजेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो 30 मीटर तक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जो ट्वाइस ऑफ हाइट है आपके रेन गेज की उससे ज्यादा दूरी पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, व्हाट इज रेन हाइटोग्राफ? हाइटोग्राफ क्या होता है? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया नहीं है हाइटोग्राफ, पर ये सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, और काफी ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो पूछा जाता है ना, कई बार पूछा गया है। हाइट रेन हाइटोग्राफ क्या होता है? एक आप रैंडम गैस मारो फिर हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम।
graph plotted between rainfall in mm versus time in hour. Graph showing discharge versus time और graph showing accumulated precipitation versus time. देखिए, जब हम बात करते हैं आपके हाइटोग्राफ के बारे में, तो जो आपका हाइटोग्राफ होता है ये आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। एक एक्सिस में आपका रेनफॉल होती है और एक एक्सिस में आपका टाइम होता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, ये हमने लिया 0 से 8 आवर, फिर हमने लिया 8 से 16 आवर, फिर हम ले सकते हैं 16 से 24, 24 से आपका 32। इस तरीके से हम आगे आपका जो आवर्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक। जो सेकंड एक्सिस है आपकी, जो आपकी सेकंड एक्सिस है, वहां पर हम क्या बनाते हैं, आपकी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारी बिल्डिंग्स होती है जो पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन में टाइम आपके टाइम पे रेनफॉल हुई है उसको बताता है। और यहाँ पे आपकी रेनफॉल होती है जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm। पर ये जो रेनफॉल होती है ये किसमें होती है, पर आवर में होती है, ठीक है। और जो टाइम होता है ये आपका आवर में होता है। अब बताइए क्या होगा, अब क्या होना चाहिए आपका हाइटोग्राफ, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रेनफॉल इन वर्सेस टाइम इन आवर। तो क्या ये आपको ग्राफ है, ये क्या ये आपका बार चार्ट है ना, बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, ये कैसे होगा। में नहीं है, हम पर आवर में बता रहे हैं ना, में कहाँ बता रहे हैं। ये अगर आपको ये कंप्लीट रेनफॉल निकालनी है ना, कैसे निकालोगे, अच्छा मुझे बताइए 0 से 8 पर कितनी रेनफॉल हुई है, 0 से 8 आवर पर टोटल मुझे रेनफॉल बताइए कितनी होगी। टू फोर्टी। तो 240 क्या होगा, 240 पर आवर आप बता सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम रेनफॉल निकालते हैं। 30 पर आवर है तो टोटल आपके 8 घंटे में कितनी रेनफॉल हुई, 240 इन 8 आवर होगा ये, ठीक है। यहां पर 40 पर आवर। तो अब क्या आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी, बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। क्लियर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा इसको टिपिकल करना होगा। चलिए, आइसोहाइट्स क्या होते हैं। आइसोहाइट्स क्या होते हैं आपके, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन अ मैप वेयर इक्वल रेनफॉल। ठीक है, तो कल हमने देखा था इस तरीके से आपके जो आइसोहाइट्स होंगे
वो पर्टिकुलर जहां पर सेम रेनफॉल हो रही है जिन जिन पॉइंट्स पे उन लाइंस को जोड़ता है। ठीक है, आइसोहाइटल मेथड भी हमने देखा था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रेनफॉल। रेन गेज शुड जनरली बी फिक्स्ड। रेन गेज कहाँ पे फिक्स होना चाहिए? अंडर द ट्री, इन एन ओपन स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस, या ऑल ऑफ दीज? तो इन अ ओपन स्पेस। और क्या बताया था हमने जब हम स्टैब्लिश कर रहे होते हैं रेन गेज को, तो क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे? फेंसिंग बताइए सबसे पहले, फेंसिंग कितनी होनी चाहिए? या बाउंड्री कितनी होनी चाहिए? रेन गेज की बाउंड्री होनी चाहिए 5.5 इंटू 5.5 मीटर की। ठीक है, ये रेन गेज की बाउंड्री है। सेकेंड, नो ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट 30 मीटर के, जैसे यहां से यहां पे आपने रेन गेज लगाया है, तो कहीं पे भी आप 30 मीटर जाओ, कहीं पे भी, है ना, किसी भी रेडियस पर आप 30 मीटर जाओ, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए। पर हमेशा ऐसा हो सकता है क्या? हमेशा ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो? अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो क्या आप तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा? चलिए ये हम फॉलो नहीं करा पाए, तो सेकंड क्या कराना है हमें? सेकंड हमें करना है कि एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ हाइट, जो आपका अगर मान लीजिए रेन गेज और कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपके रेन गेज की हाइट का ट्वाइस होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, कई बार हम रेनफॉल, रेन गेज से स्नोफॉल भी मेजर कर सकते हैं। रेन गेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर स्नोफॉल। स्नोफॉल भी मेजर चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर है? 2h ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, 2h ऑफ रेन गेज होगा। ये जो रेन गेज की हाइट है इसका ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट का ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका रेन गेज है, इसकी बाउंड्री फेंसिंग करेंगे हम। ये जो फेंसिंग होनी चाहिए ये 5.5 की होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है ये बाउंड्री? द कंपटीशन ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन मे बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, अप्रोक्सीमेटली बी। अप्रोक्सीमेट किससे कैलकुलेट किया जा सकता है? अच्छा, मोस्ट एप्रोप्रिएटली है, नहीं मोस्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? आइसोहेथल मेथड। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोक्सीमेट किससे होगा, यानी सबसे ज्यादा पास आप किससे होगे, किस मेथड से? तो आइसोहेथल मेथड के होगे। कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेनफॉल? जो अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे कंप्यूटेशन ऑफ रेनफॉल के? मोस्ट अप्रोक्सीमेट मतलब आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि कितना पास होगा, है ना, सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट यानी सबसे ज्यादा पास करेक्ट वैल्यू के।
कौन कौन से मेथड हमने पढ़े थे? अर्थमेटिक मेथड, आइसोइथल मेथड, आइसोइथल मेथड, और आपका थेदन पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या होता है, ये जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यहां से आप ऐसे आओगे ना, तो एक्यूरेसी जो होती होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। एक्यूरेसी क्या है आपकी, इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे, सॉरी, थोड़ा सा हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाओगे। ठीक है, मोस्ट अप्रोक्सीमेट का मतलब कि सबसे ज्यादा पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो 120 है। ठीक, 120 सेंटीमीटर पर आवर है। तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट यानी कि सबसे पास क्या होगी, 119, 119.9, ये होगी मोस्ट अप्रोक्सीमेट, या 119, कौन सी अप्रोक्सीमेट होगी, तो सबसे पास कौन सी वैल्यू होगी, है ना, वही हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है। नहीं नहीं, आपका जो आइसोइथल मेथड होता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, जो आपका आइसोइथल मेथड होता है वो आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है। सीजन पॉलीगॉन मेथड आपका मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, इंटेंसिटी ऑफ रेन क्या बताता है? आपकी अगर इंटेंसिटी ऑफ रेन हमको बताना है तो क्या क्या बताता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेन? टोटल रेनफॉल इन अ पीरियड, रेनफॉल पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर यूनिट टाइम, या डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल। ठीक है, तो सिंपल था, इंटेंसिटी ऑफ रेन आपको क्या बताता है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होगी, कैसे हम, यूनिट क्या होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल? देखिए, एमएम पर आवर भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर आवर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। स्टैंडर्ड रेनफॉल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सेंटीमीटर पर आवर में कैलकुलेट करते हैं, पर जो आपके गेजेस होते हैं उसमें हमारा एक्यूरेसी के हिसाब से एमएम पर आवर के हिसाब से होता है। दोनों आंसर सही होंगे, सेंटीमीटर भी सही होगा और एमएम भी सही होगा। ठीक है, पर दोनों अगर ऑप्शन आ जाए, कभी आपसे पूछे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो सेंटीमीटर पर आवर लगाइएगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम जब, जैसे मैंने आपको बताया था, एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया क्या है, 107 सेंटीमीटर पर आवर बताया था मैंने आपको। ठीक है, 1070 एमएम पर आवर नहीं बताया था। ठीक है, तो इसको जब भी आप आंसर आएगा, क्वेश्चन आता है, तो सेंटीमीटर पर आवर लगाइएगा। कैलकुलेट हम एमएम में ही करते हैं, पर आंसर आप सेंटीमीटर में ही लगाइएगा। ठीक है, वही आपका बोर्ड सही मानते हैं। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका, डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैन बी कैलकुलेटेड इन एमएम पर आवर
और सेंटीमीटर पर आवर। The nearest object from a rain gauge should be at minimum distance equals to। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? 30 मीटर और 2h में कंफ्यूजन तो नहीं है? ये क्लियर है कब 30 मीटर और कब 2h? 30 मीटर कब और 2h कब? हाँ, लीस्ट जब आपसे बोलेगा तब 2h, और डिजायर्ड क्या होगा हमारा 30 मीटर। हम चाहेंगे कि 30 मीटर तक कुछ ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि 30 मीटर पे कुछ हो सकता है, तो कम से कम ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ जो रेन गेज है उसके से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्वाइस द हाइट। द नॉर्मल एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा होगा जो दो हमने पढ़े हैं। हाँ, लेकिन सबसे पास वाला ही लगा देंगे फिर हम। वैसे एक्चुअल कितना बताया था मैंने आपको? दो वैल्यूज बताई, दो वैल्यूज बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? आज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 107। ठीक है, तो 120 mm के आसपास आपको जो भी ऑप्शन दिखे, 120 सेंटीमीटर के आसपास, वो आप देख सकते हो। दोनों दिख जाए तो फिर 107 लगाइएगा। ठीक है, नाव कितनी है आपकी? 107 सेंटीमीटर पर आवर। प्रीवियस की अगर हम बात करते हैं तो 118 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब हम बोलेंगे कि आपका जो दिन है वो रेनी डे है? कब आप बोलोगे कि आपका जो डे है वो रेनी डे है? जिस दिन रेनफॉल आपकी किससे ज्यादा होती है तो आप रेनी डे बोल देते हो। 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 2.5 mm। ठीक है, आप तो बाढ़ ले आओगे। अगर 2.5 सेंटीमीटर की हम बात करते हैं तो फिर तो आपकी बाढ़ ही आ जाएगी। ठीक है, रन ऑफ इंक्लूड्स, रन ऑफ क्या होता है? ठीक है, अभी अभी वैसे मैंने आपको रन ऑफ बताया नहीं है, पर आपके हिसाब से रन ऑफ क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा है रन ऑफ? ठीक है, रन ऑफ आपको समझ में क्या आ रहा है? क्या होता है रन ऑफ? रन ऑफ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी बारिश होती है। ठीक है, बारिश हुई, ये आपका एरिया है। ठीक है, कुछ पानी जो होगा वो आपका यहां से गिरने के बाद इस तरीके से चला जाएगा। कुछ पानी आपका गिरा और डायरेक्टली चला गया। कहां जाएगा ये पानी गिरने के बाद? इसको हम बोलते हैं वैसे सरफेस रन ऑफ। ठीक है, कुछ तो या तो आपके नदियों में चला जाएगा, और अगर नदियों से ओवरफ्लो होता है तो फिर वो आगे जाके आपके ओशियंस में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस। पर क्या पूरा का पूरा पानी बाहर चला जाएगा इस तरीके से? कुछ पानी आपका पेनिट्रेट भी करेगा।
कुछ जो पानी होगा वो क्या होगा, पेनिट्रेट भी करेगा, अंदर भी जाएगा, और अंदर आपके क्या होते हैं, एक्विफायर्स होते हैं यहाँ पे, उनके थ्रू भी क्या जाएगा, वो आगे ही जाएगा, उनके थ्रू भी वो जाते हुए आगे ही जाएगा, या तो आपके किसी नदी पे मिल सकता है या तो फिर आपके ओशियन से मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ भी जो भी आपका पानी है, या तो वो सरफेस से नीचे जा रहा है, या अंडरग्राउंड नीचे जा रहा है, या ग्राउंड से नीचे जा रहा है, कहीं से भी वो नीचे जा रहा है, वो क्या होगा, रन ऑफ, यानी कि वहां से आगे जरूर जाएगा, वहीं पे स्टोर नहीं हो सकता, या तो ओशियन पे मिलेगा या तो रिवर में मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर रिवर में पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके ओशियंस में ही जाएगा। रिवर भी आपके एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ही रख सकता है, उनका जितना कैचमेंट एरिया होगा उतना ही पानी उसमें जाएगा, अगर पानी उससे ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली वो ओशियंस में ही जाता है। ठीक है, तो रन ऑफ का मतलब है कि जो आपका पानी बह रहा है, सिंपल शब्दों में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा जूझेंगे नहीं हम इसमें, जो भी आपका पानी बह रहा है, तो आपका पानी चाहे ग्राउंड से बहे, चाहे सरफेस से बहे, चाहे आपका कैचमेंट कहीं से भी बहे, उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। किस में मेजर करेंगे इस रन ऑफ को, मेजर करना है अगर हमको रन ऑफ, तो हम कैसे मेजर करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर करते हैं इसको, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या है ये, डिस्चार्ज है ना, पानी अगर बह रहा है तो वो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर करते हैं। क्लियर है, सेंटीमीटर तो डेप्थ होती है ना, रेनफॉल की डेप्थ बता सकते हो, रन ऑफ की डेप्थ क्या, रन ऑफ तो बह रहा है, बहने की वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं, और डिस्चार्ज को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो रन ऑफ को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है, मीटर क्यूब तो आपका वॉल्यूम बता देगा ना, अगर एक जगह पे आप इकट्ठा कर रहे हो तब तो आप वॉल्यूम बता दोगे, पर रन ऑफ का मतलब ही है कि वो इकट्ठा नहीं हो रहा, वो बह रहा है, अगर कोई चीज बह रही है यानी कि डिस्चार्ज ही होगा, वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज का मिक्स है, तो वो क्या हो गया, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ये, तो वो क्या हो गया आपका, डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है, which of the following non-automatic rain gauge is being used by Indian meteorological department, non automatic, क्वेश्चन गलत है वैसे, नॉन ऑटोमेटिक, नहीं नहीं वो तो ठीक है, आज के टाइम आजकल हम क्या यूज करते हैं, आपके स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं। ठीक है, साइमन यूज करते हैं। तो नॉन ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि देखिए, हमने तीन तरीके के रेन गेजेस के बारे, दो तरीके के रेन गेजेस के बारे में बात की, रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग। पहले हमने रिकॉर्डिंग में आपका देखा ट्रिपिंग बकेट, ट्रिपिंग बकेट में क्या होता है, एक आपका कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, मतलब आपका एक कंपार्टमेंट होता है, दो बकेट्स लगे होते हैं, इस पे ड्रॉप गिरता है, ये ड्रिप कर जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, फिर इस पे ड्रॉप करता है, ये ड्रिप हो जाता है। नीचे आपके क्या लगा होता है, एक फ्लास्क लगा होता है, फ्लास्क में पेन लगा होता है, वो आपके ग्राफ को बनाता रहता है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। ठीक, सेकंड हमने देखा आपका वेइंग बकेट, वेइंग बकेट में क्या होता है, ऊपर आपका एक बकेट होता है, उस पर पानी गिरता है, नीचे क्या लगा रहता है, एक आपका स्प्रिंग लगा रहता है, तो जैसे ही इसका वेट बढ़ता है तो स्प्रिंग के नीचे जाता है, और इसके नीचे आपका एक पैन लगा रहता है, तो जैसे ही आपका वेट बढ़ता है तो वो आपकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। फ्लोट टाइप में क्या होता है, फ्लोट टाइप में आपका एक फ्लोटर होता है, इसमें एक बॉल लगी रहती है जो फ्लोट कर रही रहती है, तो जैसे ये बॉल ऊपर नीचे जाती है, इससे पैन लगा रहता है, तो वो आपका जो ग्राफ है वो भी ऊपर नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले आपकी जो बॉल थी इधर पे थी, पानी भरेगा तो ये बॉल ऊपर जाएगी, तो इस पे जो पेन लगा है वो भी ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे गया तो पेन भी नीचे आया, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका पेपर है वो आगे जाता जाएगा, और यहाँ पे जो आपका पेन है, ये मान लीजिए आपके फ्लोट से पेन लगा हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता जाएगा, तो इससे हम क्या कर लेंगे, आपकी जो इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो वैसे क्या होगा इसका आंसर, जो आपका साइमन गेज होता है, ये तो नॉन रिकॉर्डिंग है ना, इसमें तो पहले पूरा पानी भर जाएगा, आप जाओगे सुबह 8:30 बजे और चेक करोगे हाँ कितनी रेनफॉल हुई है,
फिर आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्या होगा आपका ये साइमन गेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर मेजर्ड। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को आप किसमें मेजर करते हो, डेप्थ में मेजर करते हो। Which device is used to measure the volume of water that fall on a horizontal surface? क्या होगा? कंफ्यूजन है क्या इसमें कोई? डेप्थ इनटू एरिया क्या होगा? डेप्थ इनटू एरिया क्या होगा? डेप्थ इनटू एयर आपका वॉल्यूम होगा। रेन गेज से आप डेप्थ कैलकुलेट करोगे और जो आपका एरिया ऑफ रेन गेज है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी डेप्थ से, तो क्या आपको वॉल्यूम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो रेन गेज ही यूज करते हो आप। ठीक है, यहां पर भी हम जो है रेन गेज ही यूज करते हैं। ये बताइए, सीजन पॉलीगॉन मेथड, द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैलकुलेशन नीड्स। इसका बताइए। ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं हम, पॉलीगॉन। फाथोमीटर की अगर हम बात करें तो ये भी आपका जो है डेप्थ ऑफ रेनफॉल, इससे भी क्या करते हो आप, डेप्थ ऑफ रेनफॉल से ही मेजर करते हो। विथ हेल्प ऑफ साउंड वेव, सॉरी डेप्थ ऑफ रेनफॉल नहीं, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ रेनफॉल नहीं, डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर विथ हेल्प ऑफ साउंड वेव। क्या करते हैं इसमें हम, ये जो आपका फाथोमीटर होता है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है, तो इससे हम साउंड वेव्स को ट्रेवल कराएंगे, तो नीचे के सरफेस से टकराकर जब साउंड वेव्स आपकी वापस होंगी, इसी तरीके से आपका बेसिकली साउंड वेव हम यूज करके आपका यहाँ पर डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जब हम बात करते हैं आपके सीजन पॉलीगॉन मेथड में, तो इसमें हमको क्या बनाना होता है, पॉलीगॉन्स बनाना होता है। मान लीजिए आपका एरिया है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, आपके पॉलीगॉन्स बनाएंगे। ये आपके पॉलीगॉन बन गए। ये हो गया एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5। ये क्या पॉलीगॉन है ना पॉलीगॉन। ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स बनाते हैं, फिर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये जो आपका पॉलीगॉन का एरिया है उसकी मदद से ही हम क्या करते हैं, रेनफॉल को कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला, अगर ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपसे नहीं पूछा जा सकता है ना, काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन, गेट और ईएससी में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि आपसे ये वाला पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाए। इसमें पूरा आपको साइड दे दिया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करने होते हैं, ये सिर्फ आपको साइड दे दिए जाते हैं जो बाउंड्रीज है।
उसके हिसाब से फिर आपको प्रेसिपिटेशन निकालना होता है, पर इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स हमको यहां पर कैलकुलेट करने होते हैं। By which method one can determine the average depth of rainfall? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स। Which of the following can determine the average depth of rainfall over an area? आइसोगोनल मेथड, साइमन मेथड हमने पढ़े हैं क्या? ये कहां से पढ़ लिया आपने? ये किसने पढ़ाया आपको? नाम बताइए उसका। एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से हैं? तीन मेथड पढ़े ना हमने, अर्थमेटिक, आइसोइथल और आपका थेथन पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपका अर्थमेटिकल मीन मेथड है, जिसकी मदद से आप एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, तो आज के सेशन में हमने ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम। ठीक है, नेक्स्ट अब आप मुझे बताइए, अगर और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो हम एक सेशन इस पे और ले सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकते हैं। अभी तो शायद आपकी क्लास है 5:30 पे किसी बैच में। ठीक है, तो और क्वेश्चन तो अभी नहीं हो पाएंगे आपके। जी बिल्कुल, बात करेंगे राघवेंद्र इसके बारे में। चलिए, तो इस सेशन लेते रखते हैं, इसके बाद एक सेशन हम और ले लेंगे जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि आपका मास कर्व हो गया, डबल मास कर्व हो गया, आइसोहाइट्स हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि थोड़ी सी रिलेटेड भी हैं पर थोड़ी सी टिपिकल है, तो हम इसको भी नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व ले आऊं। अगर यहाँ से आपका टच करता है कोई भी क्वेश्चन तो हम उसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है, बाकी अगर हम रेनफॉल के टॉपिक की बात करें तो मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं, और वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप 100% सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा अगर ये आपके जो कर्व्स वगैरह हैं, जो आपके जैसे रन ऑफ है, इनफिल्ट्रेशन है, तो नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन हम उनसे रिलेटेड जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक सेशन और रखते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक है वो शुरू करेंगे। रिवीजन देखिए, अभी मेरे हिसाब से 20 जुलाई तक हम आपका सिविल का सिलेबस खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी आपके पास 8 दिन है, उसके बाद हम रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, शायद आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, है ना। जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है उनको काफी अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए जो होंगे वो टेस्ट सीरीज ही होंगे, है ना। तो टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जल्दी शुरू हो जाएंगे, है ना, बिफोर 20 आपके, शायद 2-3 दिन में ही शुरू हो जाए, बट बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे आपके टेस्ट सीरीज, काम चल रहा है ना।